ससुराल में गरीब बहू की पहले दिन मुंह दिखाई। अब क्या बताएं भैया, हम अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई भी लड़का हमारी बेटी को पसंद ही नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी बेटी का रंग सांवला है। अरे गजेंद्र भाई, तू चिंता क्यों करता है? एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और तेरी बेटी के लिए सबसे ऊंचे और बड़े घर का रिश्ता आएगा। रुपेश गजेंद्र को हौसला देता है, जिसके बाद गजेंद्र अपने घर चला जाता है। घर पहुंचते ही उसकी बेटी उससे कहती है, पिताजी आप कहाँ से आ रहे हो? मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रही थी। चलो बैठ जाओ, खाना खा लो। सलोनी अपने पिता गजेंद्र को खाना परोस देती है, जिसके बाद गजेंद्र खाना खाकर आराम करने लगता है और अपने जिगरी यार कबीर के बारे में सोचने लगता है। आज मेरा यार कबीर मेरे साथ होता तो मेरी बहुत मदद करता। पता नहीं कहाँ है, कैसा है और किस हाल में है। जब से वो गांव से गया है, उसका और उसके बेटे का कोई अता पता ही नहीं है। गजेंद्र को अपने दोस्त की बहुत याद आ रही होती है, जिसके बाद वह अपने दोस्त को याद करते करते सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, उसके घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई देती है। अरे सलोनी बिटिया, जरा देख तो सही, इतनी सुबह सुबह कौन आया है हमारे दरवाजे पर? जैसे ही सलोनी दरवाजा खोलती है, उसके सामने कबीर खड़ा होता है। अरे काका आप, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये आप हो। सलोनी भागते हुए अपने पिता के पास जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है, पिताजी पिताजी, काका आ गए, जरा देखो पिताजी। गजेंद्र जैसे ही अपने जिगरी यार को देखता है, वह खुशी के मारे फूले नहीं समाते और वह तुरंत कबीर को गले से लगा लेता है और रोते हुए कहता है, अरे कबीर, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे बिना जिंदगी मेरी अधूरी अधूरी लगने लगी। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा था, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। मुझे यकीन था कि तुम एक ना एक दिन मेरे पास वापस जरूर आओगे। अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। वैसे तू बता, बहुत परेशान लग रहा है और कमजोर भी हो गया है। किस बात की टेंशन हो रही है तुझे? क्या बताऊं भैया, अपनी बेटी सलोनी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूं। उसकी सांवली रंगत की वजह से कोई भी उससे रिश्ता नहीं करना चाहता। कुल मिलाकर 15 लोग मेरी बेटी सलोनी से शादी करने के लिए मना करके चले गए हैं। वो बेचारी बहुत टूट गई है। अरे ये तो वो बात हो गई, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। अरे मुझे आज भी अपनी दोस्ती का वादा याद है। मैंने तुझसे वादा किया था कि अगर मुझे बेटा होगा तो मैं उसकी शादी तेरी बेटी से करवाऊंगा। तो तुझे मेरे बेटे से रिश्ता करने में कोई आपत्ति तो नहीं है? गजेंद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कबीर के गले लगकर कहता है, अरे मेरे भाई, तूने तो मेरी सारी परेशानियों को दूर कर दिया है। मैं इसी दिन का तो मौका देख रहा था कि तू कब वापस आएगा और अपने वादे को पूरा करेगा। लेकिन मेरी बेटी सलोनी सांवली है, कहीं तेरे बेटे को पसंद ना आई तो? जैसा तेरा दोस्त साफ दिल का है, वैसे ही तेरे दोस्त का बेटा भी साफ दिल का है। उसे हमारी सलोनी बहुत पसंद आएगी। कबीर की बात सुनकर गजेंद्र बहुत खुश होता है, जिसके बाद दोनों दोस्त मिलकर अपने बच्चों की शादी करवा देते हैं। सलोनी शादी करने के बाद अपने ससुराल पहुंच जाती है और गायत्री उसका गृह प्रवेश करती है। अरे आओ आओ बहू, अंदर आओ, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। सलोनी कलश पर लात मारकर अंदर आ जाती है, जिसके बाद गायत्री सलोनी से कहती है, बहू, इस घर को मैंने बहुत मेहनत से संभाल कर रखा है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस घर में अपना उतना ही ध्यान लगाना जितना कि मैंने कभी अपने टाइम पर लगाया था। मुझे निराश मत करना। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सभी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगी। बहू, समय बहुत हो गया है, अब तुम जाओ अपने कमरे में आराम कर लो, क्योंकि कल तुम्हारी पहली रसोई और पहली मुंह दिखाई है। तुम्हें पता है, तुम्हारे ससुर जी का 4 गांव में नाम है। तुम्हारी मुंह दिखाई करने के लिए 4 गांव के लोग आएंगे और सभी लोग तुम्हारी मुंह दिखाई पर तुम्हें पैसे, गिफ्ट और गहने भी देंगे। अपनी सास की बात मानकर सलोनी अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वह बिस्तर पर आराम करने लगती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सलोनी तैयार होकर अपनी सास के पास जाती है। जुग जुग जियो बहू, सदा सुहागन रहो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हारी गोदी में एक नन्ना मुन्ना लल्ला दे दे। माँ जी, मेरे सर पर आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं हमेशा खुश रहूंगी। अच्छा बहू, जाओ और रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करो और सबके लिए कुछ अच्छा सा मीठे में बना लेना।
अपनी सास के कहने पर सलोनी रसोई में जाती है और सभी के लिए बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाती है, जिसके बाद सभी लोग हलवा खाते हैं और कहने लगते हैं, अरे वाह, कितना स्वादिष्ट हलवा बनाया है, कसम से बहुत, मुझे तो खाकर मजा ही आ गया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। हाँ हाँ, जादू क्यों नहीं होगा, आखिर पसंद भी तो आप ही करके लाए हो अपनी बहू को। सच में बहू, तूने इतना स्वादिष्ट हलवा बनाकर तो मेरा दिल ही जीत लिया है। मुझे लगता है कि तू मेरे घर की सबसे अच्छी बहू बनेगी। सभी लोग सलोनी की बहुत प्रशंसा करते हैं। देखते ही देखते बाकी की सभी रस्में भी पूरी हो जाती हैं और शाम हो जाती है। शाम को गायत्री एक बहुत सुंदर सा लहंगा लेकर आती है और सलोनी को देते हुए कहती है, देखो सलोनी, मुंह दिखाई की रस्म में सबसे ज्यादा सुंदर और खूबसूरत तुम ही नजर आनी चाहिए। अगर कोई तुम्हें कुछ कहे तो उसे नजरअंदाज कर देना, क्योंकि 4 लोगों के बीच 4 बातें तो जरूर होती हैं। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। सलोनी की बात सुनने के बाद गायत्री वहां से चली जाती है, जिसके बाद सलोनी लहंगा पहनकर अच्छे से तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद गायत्री उसके पास आती है और उसे अपने घर के बाहर ले आती है, जहां उसके लिए एक टेबल सजा कर रखी होती है। बहू, तुम यहाँ बैठ जाओ, गांव के सभी लोग वहाँ बैठेंगे और तुम्हारे पास एक एक करके आते रहेंगे और तुम्हारी मुंह दिखाई करेंगे। गायत्री के कहने पर सलोनी टेबल के ऊपर बैठ जाती है, जिसके बाद वहाँ देखते ही देखते 4 गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ ही देर में सलोनी की मुंह दिखाई शुरू होने लगती है। तभी एक उमा नाम की औरत आती है और सलोनी का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखती है। हे भगवान, हमारे विक्की के लिए इतनी काली लड़की देखो। अरे हमारा विक्की कितना सुंदर और गोरा है, कम से कम उसकी सुंदरता का ख्याल रखकर तो बहू लेकर आनी चाहिए थी। उमा ऐसा कहकर मुंह बना लेती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद माँ सावित्री आती है। सावित्री सलोनी का चेहरा देखकर कहती हैं, अरे वाह बहू, कितनी सुंदर हो तुम। जरूरी नहीं कि इंसान गोरा या काला हो, भगवान ने सबको इतना सुंदर बनाया है और तुम्हारी खूबसूरती सबसे अलग ही नजर आ रही है। मेरी तरफ से ये हार तुम्हारी मुंह दिखाई पर। सावित्री सलोनी को मुंह दिखाई पर हार देकर चली जाती है। हे भगवान, कबीर ने क्या देखा इस लड़की में, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर जो भी हो, अब तो ये कबीर के घर की बहू है। 4 गांव के लोग सलोनी को कई उल्टी सीधी बातें बोलकर चले जाते हैं, जिसके बाद सलोनी रोने लगती है। उनमें से कुछ अच्छी औरतें सलोनी को बहुत सुंदर और प्यार देकर जाती हैं, जिसके बाद आखिरी में गायत्री अपनी बहू की मुंह दिखाई करने आती है। सलोनी, मैं जानती हूँ कि इनमें से कई सारे लोग तुम्हें अच्छा कह कर गए और कई सारे लोग तुम्हें बुरा कह कर गए, लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हें पसंद किया है, इन गांव वालों ने नहीं। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर सलोनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब वह अपनी सास को गले से लगा लेती है। माँ जी, मेरी माँ मुझे जन्म देने के बाद भगवान को प्यारी हो गई थी। उसके बाद मुझे एक माँ का प्यार कभी नहीं मिला, और जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई तो मेरे रंग की वजह से कई लोगों ने मुझे ठुकराया और बहुत बुरा भी बोला, लेकिन आपने मेरी जिंदगी में आकर एक माँ की कमी पूरी कर दी। सलोनी ऐसा कहकर बहुत खुश होती है और वहीं गायत्री भी उसे बहू नहीं बल्कि एक बेटी की तरह रखती है। इंसान चाहे जितना भी काला हो, उसका दिल साफ होना चाहिए। अरे कितनी ठंड है रे बाबा, अगर इतनी ठंड में नहाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। आज बिना नहाए ऑफिस जाऊंगा। जैसे ही हैरी बाथरूम से बाहर निकलता है, उसकी पत्नी अनन्या उसे देखते ही कहती है, अगर आज आपने नहाने में कोई बहाना बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भगवान, क्यों तुम मुझ पर इतने जुल्म कर रही हो? अरे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर मैं नहा लूंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। जरा पानी देखो कितना ठंडा है। अरे तो किसने कहा कि ठंडे पानी में नहाओ? अरे तुम नहाने के लिए पानी को गर्म भी तो कर सकते हो। लेकिन पानी कैसे गर्म करूं? पानी गर्म करने के लिए मुझे बहुत इंतजार करना होगा। इंजीनियर होकर मुझसे ये पूछ रहे हो? खुद कोई उपाय ढूंढ लो। ऐसा कहकर अनन्या रसोई में रोटियां बनाने के लिए चली जाती है, जिसके बाद हैरी अपने बाथरूम में जाता है और सोचने लगता है, अब मैं इस पानी को कैसे गर्म करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हैरी बाथटब के अंदर भरे हुए पानी में हाथ डालकर देखता है, जिसके बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसके चलते उसे एक आइडिया आता है। अरे जब मैं एक इंजीनियर हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इस पानी को मिनटों में गर्म कर सकता हूँ, और वो भी बिजली से।
हैरी एक लोहे की रॉड लेकर आता है, जिसके बाद वह उसमें बिजली के तार जोड़कर बाथटब में डाल देता है और बिजली के तारों को बोर्ड में लगा देता है। मुझे लगता है ये आइडिया बहुत जल्दी काम आएगा। जरा देखूं तो सही पानी कितना गर्म हुआ है। जैसे ही हैरी बाथटब के अंदर हाथ डालता है, उसे बिजली का एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसके चलते वो बहुत दूर जाकर गिरता है। हाय रब्बा, ये क्या, मेरी तो कमर टूट गई। अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि अगर मैं पानी के अंदर बिजली का तार डालूंगा तो उससे मुझे बहुत बड़ा झटका लग सकता है। हे भगवान, मेरी तो बिल्कुल मति भ्रष्ट हो गई है। तभी हैरी को रोते हुए देख उसकी पत्नी अनन्या उसकी ये हालत देखते ही जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, हे भगवान, कैसे मर्द हो तुमसे तो नहाया भी नहीं जाता। अरे तुमसे अच्छे तो पड़ोस वाले हैं, सुबह ही उठकर अपनी पत्नियों से पहले नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और अपने ऑफिस जाते हैं, और तुम्हें तो ठंड इतनी लगती है कि तुम ठंड के चक्कर में नहाना ही छोड़ दो। हे भगवान, तूने कैसी पत्नी दी है मुझे। एक तो मेरी मदद नहीं करती, ऊपर से मुझे जबरदस्ती नहलाती रहती है। इससे अच्छा होता कि मैं शादी ही नहीं करता। अनन्या उसकी बात सुन लेती है और वह गुस्से से कहती है, क्या कहा तुमने मेरे बारे में? अरे भगवान, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे तुम जो कहोगी मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे नहाने के लिए तो मत बोलो। हैरी को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देख अनन्या उससे कुछ नहीं कहती, जिसके बाद हैरी बिना नहाए ही ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जाने के बाद उसके अंदर से पसीने की बदबू आती है, जिसके चलते उसके सभी दोस्त कहते हैं, क्या बात है भाई, आज नहाए धोए नहीं हो क्या? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे वो तो तुम्हारे इस ब्रांडेड परफ्यूम की वजह से समझ आ रहा है। इतनी तेज महक रहा है कि क्या बताऊं। क्या कहा? परफ्यूम? लेकिन मैंने तो कोई परफ्यूम ही नहीं लगाया। हे भगवान हैरी, तुझ में तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। अरे ये सारी बदबू तेरे शरीर के पसीने से आ रही है। अरे एक दिन नहा लेगा तो क्या चला जाएगा तेरा। अरे अब तुम्हें क्या पता एक मर्द का दर्द। इतनी ठंड लगती है कि क्या बताऊं। जरूरी नहीं कि हर मर्द को दर्द नहीं होता, मुझको तो बहुत दर्द होता। हैरी का रोता हुआ मुंह देखकर उससे कोई कुछ नहीं कहता, जिसके बाद ऑफिस के सभी लोग अपने मुंह पर मास्क लगाकर बैठ जाते हैं। शाम होते होते जब हैरी ऑफिस से बाहर निकलता है तो वह ठंड में ठिठुरते हुए एक नदी के किनारे से गुजर रहा होता है, जहां वह कई सारे लड़कों को नहाते हुए देखता है। हे भगवान, इन लोगों को देखकर तो मुझे ही ठंड लग रही है। ये बेचारे इतनी ठंड में, और वो भी शाम के वक्त, इस नदी के किनारे कैसे नहा रहे हैं। मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए, आखिर मैं एक इंजीनियर हूँ। तभी हैरी को एक आइडिया आता है। वह पास में लगे हुए बिजली के खंभे के तार निकालता है और नदी में डाल देता है, जिसके चक्कर में नदी में नहा रहे सभी लड़कों को एक जोरदार करंट लगता है। अरे ये तो हैरी है। हे भगवान, ये तो खुद भी नहीं नहाता और हमें भी नहीं नहाने दे रहा। एक काम करते हैं, आज इसे पकड़कर नदी में फेंक देते हैं। कम से कम इस बहाने नहाएगा तो सही। नदी में से निकलकर सभी लड़के हैरी को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर नदी के अंदर फेंक देते हैं, जिसके चलते हैरी पानी से पूरी तरह भीग जाता है और ठंड से अपने दांतों को किटकिटाने लगता है। अरे तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? तुम लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं आई? अरे कितनी ठंड हो रही है, अब मैं ऐसे घर पर कैसे जाऊंगा? एक तो मैं तुम्हारा भला सोच रहा था और तुमने मुझे ही पानी में धो दिया। अरे तुम हमारा भला कर रहे थे या तुम हमें जान से मार रहे थे? अगर तुम ऐसे बिजली के नंगे तार पानी में डालोगे तो हम जान से भी जा सकते हैं। एक तो इतनी ठंड है, ऊपर से हम लोग नदी में नहा रहे थे, ऊपर से तुमने हमें 440 वोल्ट का झटका दे दिया। देखो अभी भी हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हैं। हैरी वहां से थिरथिराते हुए निकल जाता है, जिसके बाद वह अपने घर पहुंचता है। उसकी ये दुर्दशा देखकर अनन्या हैरान रह जाती है और उससे कहती है, अरे ये क्या, ये तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? वैसे तो तुम्हें नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम बाहर से इतनी ठंड में भीगते भीगते आ रहे हो। हैरी अनन्या की किसी भी बातों का जवाब नहीं देता और वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर बिस्तर में दुबक जाता है। हे भगवान, मैं तुम्हारा क्या करूं? तुमने तो सारे बिस्तर भिगो दिए। अब चुपचाप यहाँ से उठो और जाकर बाथरूम में नहा लो। अगर अब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अरे तो मैं से आगे तो बढ़ो। तो मैं ठंडे ठंडे पानी की बाल्टी लाकर तुम्हारे ऊपर उड़ेल दूंगी। अरे भगवान, तुमने मेरी अनोखी जान खा रखी है। मेरे सिर पर तांडव करना बंद करो, मैं जा रहा हूँ नहाने। हैरी अनन्या से ऐसा कहने के बाद बाथरूम में घुस जाता है और पूरे 1 घंटे तक ठंडे ठंडे पानी को दूर से खड़ा हुआ देखने लगता है। मुझे अपने आप को हौसला देना पड़ेगा। अगर मैं अपने आप को हौसला नहीं दूंगा तो फिर मैं नहा भी नहीं पाऊंगा। इसलिए मुझे कोई अच्छा सा गाना गाना चाहिए। हाँ, अरे ठंडे ठंडे पानी से
नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। हे भगवान, हौसला तो मिल नहीं रहा, ऊपर से इस गाने से और ठंड बढ़ रही है। अनन्या बाथरूम के बाहर खड़ी होकर बाथरूम का दरवाजा खटखटा कर बोलती है, अरे अब गाना ही गाते रहोगे या फिर नहाओगे भी? पता नहीं कैसा पति दिया है भगवान ने जिसे नहाने से इतना डर लगता है। अनन्या बाहर बड़बड़ाते हुए ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी हैरी बाथरूम का दरवाजा खोलता है और अनन्या से कहता है, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहा कर ही रहूंगा, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हैरी बाहर से कुछ लकड़ी और कोयले ले आता है, जिसके बाद वह उन सभी लकड़ी और कोयले को बाथ टब के नीचे लगा देता है और लकड़ियों को जला देता है, जिसके चलते धीरे धीरे बाथ टब का पानी गर्म होने लगता है। आखिरकार अब मैं अच्छे से नहा सकता हूँ। उस दिन हैरी बाथ टब के अंदर घुसकर अच्छे से नहाता है, जिसके बाद अब उसे जब भी नहाना होता है तो वह अपने बाथ टब के नीचे ही लकड़ियां और कोयले जलाकर पानी को गर्म कर लेता है और फिर नहाता। राजीव की अचानक हुई मौत ने उसकी पत्नी कावेरी को झकझोर कर रख दिया था। कावेरी की 2 बेटियां थी, इशिका और ईवा। पति की मौत के बाद बेटियों के भरण पोषण का भार कावेरी के कंधों पर आ पड़ा था। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ईवा, हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा, माँ भी भूखी है और हमारे पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं है, हम गरीब हो गए हैं। मगर दीदी, बिना खाए तो हम मर जाएंगे। 10 साल की ईवा के मुंह से निकली बातों में उसकी मासूमियत झलक रही थी, जिसे देखकर उस मजबूर माँ का मन भर जाता है और उसकी आंखों में आंसू उतर आते हैं। इतिशा, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ, ईवा का ख्याल रखना। कावेरी के कदम काम की खोज में निकल पड़ते हैं, मगर दिन भर भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। हर जगह हाथ पैर मारकर देख लिया, कहीं भी बात नहीं बनी। अब मैं क्या करूं? कावेरी सोच ही रही थी कि उसे अपने हाथों बनाए केक का ख्याल आता है। उसके हाथों में स्वादिष्ट केक बनाने का इल्म कूट कूट कर भरा था। क्यों ना मैं बेकरी शॉप खोल लूं? आजकल केक की बिक्री बहुत ज्यादा है, मगर इस गांव में केक का कारोबार ना के बराबर चलेगा। मुझे शहर जाना पड़ेगा। कावेरी अपने घर को बेच मिले हुए पैसे और अपनी बेटियों को लेकर शहर आकर एक बस्ती में रहने लगती है। साथ ही एक बेकरी शॉप खोल लेती है। उसके इस काम में उसकी तीनों बेटियां बढ़ चढ़कर हाथ बटाया करती थी। माँ, देखो, मैंने और ईवा ने कितना अच्छा केक बनाया है। बहुत खूब मेरी बच्चियों, मुझे तुम पर नाज है। अच्छा, मैं जाती हूँ। इतना बोलकर कावेरी केक लेकर बेकरी शॉप पर जाने के लिए निकल जाती है, मगर कावेरी मुड़कर कभी नहीं लौटती। दीदी, सूरज भी ढल गया और देखो अंधेरा हो गया। माँ क्यों नहीं आई? हाँ, बाकी दिन तो माँ आ जाती है। चलो ईवा, हम दोनों बहनें बेकरी शॉप पर चलते हैं। दोनों बहनें अपनी माँ की खोजबीन में घर से निकल जाती हैं, मगर सड़क किनारे बड़ी भीड़ देखकर वो जैसे ही वहाँ आती है, वहाँ पर उनकी माँ की लाश होती है, जिसे देखकर दोनों बहनों की आंख फटी की फटी रह जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद इशिता बोलती है, मैं माँ की मेहनत जाया नहीं जाने दूंगी, इसीलिए आज से हम दोनों बहनें ही बेकरी शॉप चलाएंगी। ठीक है दीदी, वैसे भी अब घर में बनाने को कुछ भी नहीं, कम से कम केक बेचकर हम राशन तो लाएंगे। दोनों बहनें जैसे ही केक की दुकान पर पहुंचती हैं, तो दुकान का मालिक कमलेश उन्हें झड़कते हुए कहता है, अरे ओ लड़कियों, अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो? ये बेकरी शॉप हम बहनों की है, आप यूँ अपना हक नहीं जमा सकते। दीदी, मुझे तो ये अंकल ठगी लगते हैं। बीते भर की छोकरी मेरे दुकान में खड़ी होकर मुझे ठगी कहती है। अब तुम्हें इस बेकरी शॉप से ठेंगा मिलेगा। चलो फुटो यहाँ से। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगी। बहुत ढीठ है ये लड़की, ठहर जाओ, अभी मजा चखाता हूँ। कमलेश दोनों अनाथ बहनों को बेरहमी से मार कर भगा देता है। दोनों बहनों के माथे से खून बहने लगता है और दोनों लंगड़ाती हुई एक जंगल में बैठकर रोने लगती हैं। माँ, पिताजी, आप हम बहनों को अनाथ क्यों करके छोड़ गए? ये दुनिया बहुत बुरी है और मतलबी है। मत रो दीदी, चुप हो जाओ। काश कि हम दोनों बहनों को बादलों पर थोड़ी जमीन मिल जाती, जहां हम बेखौफ होकर अपनी केक बेकरी शॉप खोल लेती। ये तुम कैसा ख्वाब बुन रही हो ईवा? बादलों पर केक बेकरी खोलना यह मुमकिन नहीं, क्योंकि बादल पर जाना मुमकिन नहीं।
इशिता ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी उसकी आंखों के सामने सोने से बनी सीढ़ियां चमक उठती हैं जो बादलों पर जा रही थी। ये देखकर दोनों बहनों की आंखें इठलाने लगती है और एक आवाज उन बहनों को बुलाहट देती है, इशिता, ईवा, बिना वक्त गवाए सीढ़ियों से ऊपर आ जाओ। दोनों बहनें सीढ़ियां चढ़कर बादलों पर चली जाती हैं, जिसके साथ सभी सीढ़ियां गायब हो जाती हैं और एक सुनहरे प्रकाश में उनके सामने 3 जादुई के घर बने होते हैं जिनकी नाक, आंख और मुंह होता है और सामने खड़ी एक सुंदर सी परी उनका स्वागत करते हुए कहती है, मैं वैनिला परी हूँ। इस बादलों में बसे जादुई 3 केक घर की ओर से तुम्हारा स्वागत करती हूँ। जादुई परी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि मैं कई साल से इन तीनों जादुई केक घर की रखवाली कर रही थी, मगर अब मेरे जीवन के 1000 वर्ष पूरे हो गए, इसीलिए मुझे पहरुए की खोज थी और फिर मेरी नजर तुम दोनों बहनों पर पड़ी, इसलिए मैं तुम्हें इस तीनों जादुई केक घर का वारिस ठहराती हूँ। अब से तुम यहाँ रह सकती हो। अलविदा। एकाएक परी गायब होकर बादलों में घुल मिल जाती है, जिसके बाद तीनों जादुई केक घर उन बहनों को बुलाहट देती हैं। मैं हूँ चिक्की, जादुई चॉकलेट केक घर। क्या तुम मुझ में रहना चाहोगी? मैं हूँ स्ट्रॉबेरी केक घर, तुम मुझे चुनो। नहीं, तुम मुझे चुनो। देखो मैं इन दोनों केक के मुकाबले कितना बड़ा हूँ। तीनों जादुई केक को लड़ता देखकर इशिता बोलती है, तुम तीनों लड़ो मत, हम दोनों बहनें बारी बारी से तीनों घर में रहेंगी। इतना कहकर इशिता जादुई चॉकलेट केक के घर में घुस जाती है, जहाँ शान और शौकत की सभी चीजें होती हैं, जैसे कि सुंदर बेडरूम, बिस्तर, किचन और भी बहुत कुछ। अरे वाह दीदी, ये जादुई केक घर तो बड़ा ही आलीशान है। यहाँ हम सुकून से रह सकते हैं। अब तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, काश कि चॉकलेट केक खाने को मिल जाता। ईवा की अभिलाषा जानकर जादुई केक घर उसके सामने स्वाद से भरपूर खुशबूदार केक प्रकट करता है। दोनों बहनें उसे खुशमन से खाती हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और वो पाइनएप्पल केक के घर में प्रवेश करती हैं। देखो दीदी, ये दूसरा जादुई केक घर तो पहले वाले से भी सुंदर है। क्या हुआ दीदी, आप यहाँ आकर खुश नहीं हुई? मैं खुश हूँ, पर काश ये केक घर हमें नए कपड़े देते तो हमें ये फटे पुराने कपड़े नहीं पहनना पड़ता। जैसे ही इशिता जादुई केक घर में अपनी इच्छा जताती है, एक सुनहरी किरण जगमगाहट के साथ उसके सामने सुंदर सुंदर कपड़ों का ढेर लग जाता है। देखो दीदी, इस दूसरे जादुई केक घर में कितने सारे कपड़े दिए हैं। समय बीतता है, तीनों जादुई केक घर उन बहनों के हर एक मनोकामना को पूरा करते। देखते ही देखते ईवा का जन्मदिन आता है और वो खुश होकर कहती है, जादुई केक घर, क्या तुम्हें पता है आज मेरा बर्थडे है? बताओ तुम तीनों मुझे क्या तोहफा दोगे? कहो ईवा, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ये सुनकर ईवा की आंखें खुशी से झिलमिला उठती हैं और वो भावुक होकर कहती है, मैं चाहती हूँ कि आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर मैं बेसहारा बच्चों को केक खिलाऊं, क्योंकि उन बेचारों का बर्थडे कोई नहीं मनाता। माँ कहती थी, गरीबों में खुशियाँ बांटना भली बात होती है। ईवा की बात सुनकर तीनों जादुई केक घर खुशी से भर जाते हैं और एकाएक केक घर के फाटक खुल जाते हैं, जिसके अंदर से निकल रही सुनहरी रोशनी जुगनू के जैसे छिटकी हुई बादलों से जमीन पर सीढ़ियां बनाती है। जाओ ईवा, जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हारे दोस्त आ ही रहे होंगे। चलो ईवा, मैं तुम्हें सिंड्रेला के जैसे तैयार कर देती हूँ। थोड़े ही देर में सभी अनाथ बच्चे सीढ़ी से होते हुए बादलों पर बसे जादुई तीनों केक घर में आते हैं। आहा देखो बंटी, 3-3 केक घर। हाँ बबली, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। आओ साथियों, आज मेरे साथ तुम सभी का जन्मदिन है। जादुई केक घर इन सभी बच्चों को जन्मदिन का केक दो। ईवा के ऐसा कहते ही तीनों जादुई केक घर का मुंह खुल जाता है और उनके घर से अलग अलग केक बच्चों के आगे आ जाते हैं, जिसके बाद सभी अनाथ बच्चे बादलों के बीच अनाथ बहनों की बदौलत अपना बर्थडे मनाते हैं। तुम्हारा शुक्रिया दोस्तों, आप दोनों बहुत अच्छी हो, क्योंकि आज तुम्हारे कारण हमने केक खाया। पर क्या अब हमें जाना होगा? नहीं, तुम बच्चों को जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम इन जादुई केक घर में जब तक चाहो रह सकते हो। ये सुनकर सभी बच्चों का बुझा हुआ चेहरा खुशी से खिल उठता है और सभी बेसहारा बच्चे जादुई केक घरों में खुशी से रहने लगते हैं।
जेठानी जी, कहाँ है मेरी कॉफी? आंखें हो तो देख लो, वहीं रखी है कॉफी। गर्म करो और गटक लो। मैं सभी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं, कॉफी तो मुझे आप ही गर्म करके देंगी, जैसे मैं देती हूँ। और अगर आज आपने चंटगिरी दिखाई तो क्या करोगी? मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से डरती नहीं दीपिका, समझी? शोरगुल सुनकर भवानी देवी रसोई में आकर बोलती है, अरे क्या हो गया कमबख्तो, ये कैसा शोर शराबा मचा रखा है? सुबह सुबह जब देखो दोनों देवरानी जेठानी कुत्तों बिल्ली की तरह झगड़ती रहती हो। देवरानी जेठानी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक होना तो लाजमी है, मगर हमारी ये देवरानी जेठानी जरा हट कर है। जहाँ देवरानी तेज तीखी मिर्ची है, वहीं जेठानी लाल मिर्च है। दोनों को किसी से किसी भी सूरत में अपनी हार बर्दाश्त नहीं है। उनके लड़ने झगड़ने के किस्से न सिर्फ ससुराल के चार दीवारी बल्कि मोहल्ले के घर घर की तरोताजा खबर बने बैठा है। देखिए ना सासू माँ, एक तो देवरानी जी 10 बजे सोकर उठी हैं, किचन में आते ही एक कॉफी के लिए दाना पानी लेकर चढ़ी बैठी है मुझ पर। मगर अगर मगर को मार गोली, दीपिका बहू आइंदा अपनी जेठानी पर धौंस जमाया ना तो तेरी शामत ले आऊंगी। सास की डांट सुनकर देवरानी आंखें तड़ेरते हुए जेठानी को जली भुनी आंखों से देखती हुई बोलती है, मुझसे पंगा मोलकर तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया है। बस देखती जाओ तुम्हारी ये देवरानी इसका बदला कैसे वसूलती है। इसी के साथ देवरानी के दिमाग में जेठानी को मजा चखाने के लिए खुराफाती खिचड़ी पकने लगती है। फिर उसी शाम, दीपिका, तुमने जसिका को देखा क्या? जी नहीं जेठ जी, कोई काम था क्या? हाँ, वो ये फाइल देनी थी ना, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। लाइए जेठ जी, मैं दे दूंगी। आनंद वहाँ से चला जाता है और देवरानी फुसफुसाती हुई कहती है, अब ये फाइल्स ही बनेगी झगड़े की जड़, क्योंकि ये जाएगी कचरे की पेटी में। बड़ा चहेती बनती जा रही है ना मेरी जेठानी। देवरानी अपनी चंड चालाकी से अपनी जेठानी को ससुराल वालों की नजर में नीचा दिखाने के लिए फाइल्स डस्टबिन में डाल देती है। अगली सुबह, जसिका, जरा जल्दी से यहाँ आना। हाँ आनंद, कहो। दीपिका ने कल रात तुम्हें एक फाइल दी होगी, चलो जल्दी से वो दे देना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है आनंद, दीपिका ने मुझे कोई फाइल्स नहीं दी थी। दीपिका, दीपिका। जी जेठ जी, आपने बुलाया? तुमने जसिका को फाइल्स नहीं दी थी? हाय जेठानी जी, क्यों मुझ बेचारी देवरानी पर झूठ मूठ की तोहमत लगा रही हो? मैंने फाइल्स आपके इन्हीं दोनों हाथों में दे दिया था। अरे भेजे में भूसा भर लिया है क्या? झूठ क्यों बोल रही हो? देवरानी अपनी बात को सच साबित करने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय हाय, अरे ये दिन देखने से पहले भगवान मुझ भोली भाली देवरानी को उठा क्यों नहीं लेता? जेठ जी, मैं जेठानी के लंबे काले बालों की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने फाइल इन्हें दी थी। दूर हट डायर, वरना मैं तेरी जुबान काट दूंगी। अरे क्यों मछली बाजार बनाकर रखा है घर को? तुम दोनों फिर हिरोशिमा नागासाकी के जैसे आमने सामने आ गई। माँ देखो, न जाने जसिका ने मेरी जरूरी फाइल्स कहाँ ट्रांसफर कर दी है, मिल ही नहीं रही है। जेठ जी, भगवान झूठ न बुलवाए, लेकिन आजकल जेठानी जी चीजों को इधर उधर रखकर भूल जाती है। साथ मिलकर खोजते हैं, मिल जाएगा। ससुराल के सभी सदस्य साथ मिलकर फाइल की खोजबीन में जुट जाते हैं। तभी दीपिका बोलती है, माँ जी, जेठ जी, जरा यहाँ नजारा तो देखिए। जेठानी जी ने कागजात को कितनी सेफ जगह रखा है, कचरे के डस्टबिन में। देवरानी की तानेबाजी सुनकर जली भुनी जेठानी अपनी देवरानी का गला पकड़कर उस पर झपटते हुए कहती है, झूठी मक्कार कही की, बहुत शौक है ना तुझे सफेद झूठ बोलने का। मैंने तेरी जुबान नहीं काटी ना तो मैं भी तेरी जेठानी नहीं। माँ जी, ऋषि बचाओ मुझे, वरना मेरी जलोकड़ी जेठानी कहीं मेरी जान ही ना ले ले। अरे बड़ी बहू मार ही डालेगी क्या उस बेचारी को? छोड़ दे उसे। वही तो माँ जी, ससुराल की जिम्मेदारी संभालने में बातें भूलने लग गई है जेठानी जी, जैसे देश चला रही हो। थोड़ी ही देर बाद दोनों देवरानी जेठानी का झगड़ा सुलझ जाता है, जिसके बाद सभी अपने काम में लग जाते हैं। वहीं टशन भरी आंखों से देखती हुई देवरानी फुसफुसाकर कहती है, कैसा लगा अपनी देवरानी का दोधारी तलवार का वार? तुझे तो मैं देख लूंगी दीपिका की बच्ची। बीतते पहर के साथ सांझ का सूरज ढल जाता है। बदकिस्मती से उस शाम खाना बनाने की बारी देवरानी की ही होती है।
छोटी बहू, ये साग ले जा। आज शाम के खाने में स्वादिष्ट साग बनाना, क्योंकि सर्दी में साग खाने का मजा ही अलग है। और सुन, मिर्च मसाला जरा हिसाब किताब से डालना। जी ठीक है माँ जी। देवरानी झटपट से साग तोड़ उसे काट धोकर बनाने में जुट जाती है और घंटों की मेहनत के बाद साग बनकर तैयार हो जाता है। बहुत खूब दीपिका, क्या दमदार साग बनाया है तूने। माँ जी के मुंह से छूटेगा नहीं। दीपिका, तुम्हारे कानपुर में हड़ताल हो गई है क्या? देवर जी कब से चिल्ला रहे हैं। जेठानी जी, सर एक बात तो बताना, आपके मायके में दिन रात करेले बनते थे क्या? इसीलिए आप जब मुंह खोलती हो कड़वा ही बोलती हो, या फिर आपके मायके में किसी को मीठे मुंह बात करने की आदत ही नहीं होगी। खबरदार, जो मेरे मायके वालों को घसीटा तो तुम्हारी गज भर की जुबान खींच कर रख दूंगी। अब अपना थोबड़ा लेकर जाओ, देवर जी बुला रहे हैं। दीपिका के बाहर जाते ही जसिका साग से भरे कढ़ाई को जिंक में रखकर उसमें पानी डालकर सराबोर कर देती है। तभी दीपिका जैसे ही रसोई में वापस आती है तो ये देखकर आग बबूला होकर बोलती है, जेठानी जी, ये क्या किया? मेरे घंटों की मेहनत पर पानी फेर दिया। कढ़ाई को जिंक में क्यों रखा? जेठानी नाक चढ़ाकर चिल्लाती हुई देवरानी की बात का जवाब देकर कहती है, बिल्ली ने मुंह मार दिया था साग में, इसलिए यहाँ रखा। बिल्ली कब से साग का चटकारा लगाने लगी, इतना तो आप भी जानती है जेठानी जी। बिल्ली चूहे चटकारती है, साग का स्वाद नहीं चखती। क्यों? जब बिल्ली दूध पी सकती है तो साग क्यों नहीं खा सकती? तुम्हारा झूठ आंखों में झलक रहा है जेठानी जी कि तुमने जानबूझकर ये कारनामा किया है। अरे इतनी जलन लेकर जहन्नुम में क्यों नहीं चली जाती? जहन्नुम में जाए मेरे दुश्मन। ऐसा बोलकर जेठानी इतराते हुए बाहर जाने लगती है। तभी गुस्से से तिलमिलाई देवरानी उसके बाल पकड़कर जमीन पर पटक देती है। मार डाला रे चिमर की चुड़ैल ने, कैसे धोबी पछाड़ मारा है। ताव में आकर जेठानी पास पड़े बेलन से देवरानी को तबीयत से सूंघती है। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के बाल पकड़कर मार पीट पर उतारू हो जाते हैं। तभी सास दौड़कर वहां आती है। हाय रे मोरी मैया, तुम दोनों लुगाइयों को चैन नहीं, जब देखो लड़ाकू विमान की तरह झगड़ा झंझट करती हो। हट जाइए माँ जी, आज मेरी देवरानी मेरे हत्थे चढ़कर रहेगी। बस बहुत हो गया तुम लड़ाकू लुगाइयों का। अब मैं तुम्हें क्षण भर भी अपने घर में नहीं देखना चाहती। चलो उठाओ अपनी गठरी और पकड़ो अपने मायके की गठरी। शांति भंग करके रख दी है ससुराल की। ठीक है माँ जी, वैसे भी मैं इस तेज तर्रार देवरानी के साथ में नहीं रहना चाहती। हाँ जाती हो तो जाओ, तुम जैसी जेठानी ने मेरे जीवन में जहर घोल रखा है। दोनों देवरानी जेठानी अपने मायके चली जाती हैं। दिन गुजरते जाते हैं जिसके साथ उन्हें एक दूसरे की याद आती है। पता नहीं क्यों, पर आज मुझे अपनी जहरीली जेठानी की खिटपिट की कमी खल रही है। काश दीपिका देख पाती कि मैं उसे कितना याद कर रही हूँ। ये खामोशी मुझे खल रही है। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी मन बनाकर अपने मायके से ससुराल वापस आती हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे से गुड़ मक्खी की तरह चिपट जाती हैं। दीपिका, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी तीखी बातें मुझे बड़ा याद आ रही थी, इसीलिए मैं लौट आई। हाँ जेठानी जी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। अब मुझे आपकी आदत पड़ गई है। और देवरानी जेठानी के रिश्ते में ऐसी खट्टी मीठी नोकझोंक तो होती ही रहती है। अब हम चाहे कितना भी क्यों ना मुंह बनाए, मगर ससुराल में ही साथ रहेंगे। अपनी लड़ाकू बहुओं के बदलते रिश्ते को देखकर सास की सूझबूझ साथ छोड़ देती है, मगर उसके चेहरे पर देवरानी जेठानी के बदले मेल मिलाप के अंदाज को देखकर खुशी थी, जिसमें सास की सारी चिंता घुल मिल चुकी थी। अरे राधिका, तुम्हारा खिलौना कितना सुंदर है, क्या तुम मुझे इससे खेलने दोगी? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मेरे खिलौने को तोड़ दोगी। मैं तुम्हें अपना खिलौना नहीं दिखाऊंगी। जाओ यहाँ से, चली जाओ। पिंकी तू परेशान मत हो, हमारे माता पिता भी हमारे लिए ऐसा खिलौना लेकर आएंगे। चिंकी रोने लगती है और अपने भाई राजू से कहती है, भैया भैया, मुझे नहीं पता, मुझे भी ऐसा खिलौना चाहिए। अरे चिंकी, मेरी बहन जिद मत करो, हमारे माता पिता हमारे लिए भी खिलौना लेकर आएंगे, तुम थोड़ा सा सब्र तो करो। राजू अपनी बहन चिंकी को किसी तरह से चुप करवाता है, जिसके बाद वो दोनों अपने घर के आंगन में लगे हुए एक बहुत पुराने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और दूसरे बच्चों को खिलौनों के साथ खेलते हुए देखते हैं। देखा, मेरी गुड़िया कितनी प्यारी है,
ऐसी गुड़िया पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हारी गुड़िया प्यारी तो है, लेकिन मेरी गुड़िया के पास कितने सारे कपड़े हैं। बूम बूम बूम, मेरी गाड़ी के सामने से हट जाओ। देखो मेरी गाड़ी कितनी तेजी से आ रही है। हटो हटो हटो, नहीं तो तुम्हारी गुड़ियाओं का एक्सीडेंट हो जाएगा। बूम बूम बूम। सभी एक साथ बहुत मजे से खेल रहे होते हैं। तभी राजू कहता है, काश हमारे पास भी इतने प्यारे प्यारे खिलौने होते, लेकिन अफसोस हमारे पास इतने सुंदर और प्यारे खिलौने है ही नहीं। देखो देखो भैया, कितना सुंदर खिलौना है। मुझे भी ऐसा खिलौना चाहिए। आप मुझे ऐसा खिलौना दिलवाओगे ना भैया? तभी उन दोनों की माँ लता उनके पास आ जाती है और कहती है, अरे बच्चों, चलो चलकर खाना खा लो। चिंकी और राजू दोनों भाई बहन अपने माता पिता के पास जाकर खाना खा लेते हैं। तभी आमोद कहता है, इतने दिन हो गए हैं लेकिन मालिक पैसा का हिसाब ही नहीं देना चाहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे घर में बहुत दिक्कत हो जाएगी जी। घर का राशन भी खत्म हो गया है, अब हम लोग क्या करें और कब तक ऐसे झेलना पड़ेगा। लता और आमोद की सारी बातें राजू सुन लेता है, जिसके बाद वो मायूस हो जाता है और सही से खाना भी नहीं खाता। कुछ ही देर बाद लता अपने दोनों बच्चों को लेकर सो जाती है। वहीं आमोद भी सो जाता है। आधी रात के समय अचानक से राजू को बाहर से एक आवाज आती है, आओ आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, जरा यहाँ तो आ जाओ। आवाज केवल राजू को ही नहीं बल्कि चिंकी को भी आती है, जिसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर के आंगन में लगे हुए पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। तभी देखते हैं कि उस पेड़ के ऊपर कई सारे खिलौने आ जाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। इतने सारे खिलौने, और वो भी अपने पेड़ पर। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि एक पेड़ के ऊपर से खिलौने भी उग सकते हैं क्या। भैया भैया, मुझे वो वाली डॉल तोड़ कर दो ना। भैया, मुझे वो वाली गुड़िया बहुत प्यारी लग रही है। तभी पेड़ के अंदर से आवाज आती है, मैं कोई मामूली पेड़ नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं तुम्हें रोजाना यहाँ पर बैठे हुए देखता हूँ। तुम दोनों भाई बहन दूसरों के बच्चों को खिलौनों के साथ खेलते हुए देखकर बहुत खुश होते हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता बहुत गरीब हैं और तुम्हें कुछ नहीं दिला पाते, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये पेड़ कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई खिलौनों का पेड़ है। तुम इन जादुई खिलौनों से जो मांगोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। क्या सच में हम इन जादुई खिलौनों को ले सकते हैं और हम इनसे जो मांगेंगे हमें वो मिल जाएगा? हाँ हाँ, तुमने सही सुना। तुम इन जादुई खिलौनों से जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, और तुम चाहो तो मेरे इस पेड़ से अपने लिए कोई भी खिलौना तोड़ सकते हो। जादुई पेड़ की बात सुनने के बाद राजू अपने और अपनी बहन के लिए एक एक खिलौना तोड़ लेता है, जिसके बाद अचानक से राजू और चिंकी की आंखें खुलती है और वो सुबह नींद से जागते हैं। लगता है हमें रात को कोई सपना आया था। जैसे ही राजू अपनी आंखें मसलने के बाद यहाँ से वहाँ देखता है, उसे अपने पास वही जादुई खिलौने मिल जाते हैं। अरे वाह, यकीन ही नहीं होता, ये तो सच में जादुई खिलौना है जो हमें जादुई पेड़ ने दिया था। क्या कहा? जादुई पेड़? कुछ नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। राजू अपनी माँ को कुछ नहीं बताता, जिसके बाद राजू अपनी बहन चिंकी के साथ अपने खिलौनों से खेलने लगता है। जैसे ही उसके माता पिता मजदूरी करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, वो अपने जादुई खिलौने से कहता है, जादुई खिलौने, हमारे माता पिता इतने गरीब हैं कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाते। तुम हमें इतना अमीर बना दो कि हम फिर दोबारा कभी गरीब ना बन सके। राजू के इतना कहते ही जादुई खिलौने के अंदर से एक रोशनी निकलती है, जिसके बाद उनकी टूटी फूटी झोपड़ी एक बहुत बड़े घर में बदल जाती है और उनका घर बहुत खूबसूरत हो जाता है। उस घर के अंदर खूब सारा सोना, पैसा और हीरे रखे होते हैं। ये सब देखकर चिंकी राजू से कहती है, भैया, ये तो सच में जादुई खिलौना है। देखो जरा, इस जादुई खिलौने के चलते पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया और हमारे चारों तरफ कितना सुंदर घर है और इतना सारा सोना, पैसे, हीरे है। हाँ मेरी बहन, आज के बाद हम कभी गरीब नहीं होंगे।
हमारी सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। राजू अपनी बहन चिंकी के साथ पूरे दिन आराम से खेलता है। जैसे ही शाम ढलता है और आमोद घर वापस लौटता है, वो अपना घर देखकर हैरान रह जाता है। अरे अरे ई का, हम तो कहीं और आ गए हैं जी। लगता है जो है किसी और का घर है भाई। हमारा घर तो जो है टूटी फूटी झोपड़ी की तरह थी, ये कैसे हो गया? तभी घर के अंदर से राजू और चिंकी निकलकर बाहर आते हैं। माँ, पिताजी, ये हमारा ही घर है, आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। राजू की बात मानकर लता और आमोद घर के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद राजू जादुई पेड़ के बारे में अपने माता पिता को बताता है, जिसे सुनकर लता और आमोद को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। अब मुझको तो यकीन नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है जी? अब भला कोई पेड़ जादुई कैसे हो सकता है? मुझे लगता है एक बार हमें बच्चों पर यकीन करना ही चाहिए। अगर आप दोनों को हमारे ऊपर यकीन करना है तो आज की रात आप दोनों देखना, हम आपको जादुई पेड़ के ऊपर जादुई खिलौने जरूर दिखाएंगे। ऐसा कहने के बाद लता और आमोद राजू की बातों पर यकीन करने लगते हैं, जिसके बाद वो सभी आराम से खाना खाते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात होती है सभी लोग सो जाते हैं। आधी रात के समय राजू अपने माता पिता के कमरे में आता है और उन्हें नींद से जगाते हुए कहता है, माँ, पिताजी, उठ जाइए, आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। राजू अपने माता पिता को घर के आंगन में ले आता है, जहाँ वो उस पुराने विशाल पेड़ को देखते हैं, जिसे देखते ही वो हैरान रह जाते हैं। अरे ये तो सच में एक जादुई पेड़ है, जिसके ऊपर जादुई खिलौने लगे हैं। ऐसा तो चमत्कार हमने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा है। ऐसा सच में तो बहुत अद्भुत पेड़ है जी। लता और आमोद भी उस जादुई पेड़ के ऊपर से जादुई खिलौने तोड़ लेते हैं, जिसके बाद वो उन जादुई खिलौनों को अपने घर में ले आते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो दोनों उन जादुई खिलौनों को इकट्ठा करके बेचना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते उनके सुंदर सुंदर जादुई खिलौने गांव के सभी लोग लेना शुरू कर देते हैं और उनका काम अच्छा खासा चलने लगता है, जिसके कुछ समय बाद वो अपने खिलौनों का एक बहुत बड़ा बिजनेस खोलते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब उनकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।